हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समारा नॉलेज हब। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ जीएसटी के थ्योरी पार्ट्स में पार्ट 2 वीडियो। इससे पहले हमने पार्ट 1 में जीएसटी के बारे में डेफिनेशंस उनकी और क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है जीएसटी में और कस्टम ड्यूटीज़ क्या होती हैं और भी काफ़ी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस भी देखी थी उस वीडियो में। तो अगर आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके ज़रूर उसे देखिएगा, तभी आपकी थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है वो जीएसटी में हो पाएगी। ठीक है, तो आइए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर अपडेशन वीडियोस के लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में भी सप्लाई की डेफिनेशंस बताई थी, तो इसमें भी आपको बताते हैं सप्लाई क्या होती है। तो सप्लाई जो है उसके अंदर क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। सेल, अगर आप कोई भी सप्लाई कर रहे हो, चाहे वो सेल हो, ट्रांसफ़र हो, बार्टर हो, एक्सचेंज हो, लाइसेंस हो, रेंटल हो, लीज या डिस्पोजल हो, वो सभी जो है वो सप्लाई के अंदर इंक्लूड की जाएगी। मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि इनके पर कंसिडरेशन एक लोग के द्वारा उसके अंदर होनी चाहिए, तभी वो सप्लाई जो है वो मानी जाएगी। इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, चाहे आपने इम्पोर्ट की हो सर्विसेज कंसिडरेशन के लिए, ठीक है, वेदर और नॉट कोर्स ऑफ फर्दरेंस बिजनेस, ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज़ में इंक्लूड की जाएगी सप्लाई फॉर्म में। द एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 इवन विदाउट अ कंसिडरेशन एंड द एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एज रेफर टू इन द शेड्यूल। स्पेसिफाइड जो शेड्यूल है 1, उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड है, चाहे वो विदाउट कंसिडरेशन हो, वो सभी चीज़ों को हम जो ट्रीटेड किए जाएंगे एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, जो जो चीज़ें आपकी शेड्यूल 1 के अंदर स्पेसिफाइड है। फर्दर एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 और नोटिफाइड एक्टिविटीज़ और एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी shall be treated neither as a supply of goods or nor supply of services। यानी क्या चीज़ें सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं मानी जाएंगी। जो भी ट्रांजैक्शन और एक्टिविटीज़ स्पेसिफाइड है शेड्यूल 3 के अंदर, ये ध्यान रखना, शेड्यूल 3 के अंदर, या कोई भी नोटिफाइड एक्टिविटीज़ है, ठीक है, या कोई भी अंडरटेकन है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी लोकल अथॉरिटी के अंडरटेकिंग में, तो वो चीज़ें जो हैं वो सप्लाई ऑफ गुड्स और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी चाहिए। Now next topic is concept of mixed or composite supply. This is a new concept introduced in GST which will cover supplies made together whether the supplies are related or not. This concept of composite supply in GST regime is similar to the concept of bundled services under service tax law. However, the concept of mixed supply is entirely new. तो ये जो GST में मिक्स्ड और कंपोजिट सप्लाई वो एक न्यू कॉन्सेप्ट है जीएसटी के अंदर, जो कि क्या कवर करती है, सप्लाईज। ठीक है, चाहे वो जो सप्लाई हो वो रिलेटेड हो या ना हो। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है कंपोजिट सप्लाई रिजीम की तरह सिमिलर है, जो कि आप पहले सर्विस टैक्स के अंदर जो बंडल सर्विसेज होती थी उनके ऊपर लगती थी। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो मिक्स सप्लाई बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है। तो आइए जानते हैं कंपोजिट सप्लाई क्या होती है। Composite supply means a supply is comprising two or more goods or services which are naturally bundled and supplied in with each other in the ordinary course of business, one of which is a principal supply. These items cannot be supplied separately. First you know कि इसे composite supply भी कहते हैं और mixed supply भी कहते हैं। तो कंपोजिट सप्लाई का मतलब होता है ऐसा सप्लाई जिसमें दो या दो से ज़्यादा गुड्स या सर्विसेज शामिल होते हैं, जो नेचुरली बंडल्ड होते हैं और नॉर्मली एक साथ ही सप्लाई किए जाते हैं बिजनेस में। इसमें से एक को प्रिंसिपल सप्लाई माना जाता है। ऐसे आइटम को अलग अलग सप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, सप्लाई नहीं किया जा सकता। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर योर बेटर नॉलेज। जैसे कि आपने एक एयर टिकट खरीदी, ठीक है, एयर टिकट परचेज़ की आपने, एयर टिकट परचेज़ की तो आपको मिलती है इसमें क्या, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ठीक है,
ऑब्वियस सी बात है, आप ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज इसमें लेंगे। पर लेकिन इसके साथ साथ आपको और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है? इसमें आपको मिल जाती है चेक इन फैसिलिटीज़ और लगेज हैंडलिंग, राइट, ये भी फैसिलिटीज़ है। मील सर्विसेज। तो आपने इस एग्जाम्पल से क्या समझा? लेट सपोज आपने एक एयर टिकट खरीदी, उसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज मिली, साथ में चेक इन फैसिलिटी, लगेज हैंडलिंग एंड मील सर्विसेज। तो जो इसमें ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है ये आपकी प्रिंसिपल सर्विसेज है, ठीक है, प्रिंसिपल सप्लाई है, ठीक है। और जो ये है अलग से तो आप परचेज नहीं करते, ना अलग से चूज़ तो नहीं करते। चेक इन फैसिलिटी, लगेज हैंडलिंग एंड मील सर्विसेज ये आपको मिलती है, तो ये अलग नहीं की जा सकती बिजनेस सप्लाई से। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई, राइट। So conditions for composite supply. Any supply of goods or services will be treated as composite supply if it's fulfill both the following criteria. हम ऐसी सप्लाई और गुड सर्विस को तभी कंपोजिट सप्लाई ट्रीट करेंगे अगर ये दोनों कंडीशंस को यानी दोनों क्राइटेरिया फॉलो करेंगे। तो पहली क्या है? सप्लाई ऑफ 2 और मोर गुड्स और सर्विसेज टुगेदर, यानी कि आप कोई भी सप्लाई कर रहे हो गुड्स या सर्विसेज की, वो एक साथ होनी चाहिए। एंड इट इज़ अ नेचुरल बंडल, यानी कि आप उसमें वो नेचुरल बंडल होनी चाहिए। That is, goods or services are usually provided together in normal course of business. They cannot be separated. ये नहीं कि आपने अपनी मर्जी से उन्हें नेचुरल बंडल बना दे, नो, वो नेचुरली बंडल होना चाहिए कि अगर बिजनेस ट्रांजैक्शंस के अंदर, बिजनेस के अंदर वो चीज़ एक ही साथ तो बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होनी चाहिए, ये नहीं कि अलग अलग सेपरेटेड, नो। Illustration in revised GST law where goods are packed and transported with insurance. The supply of goods, packing materials, transport and insurance is the composite supply. ठीक है, तो जैसे मैंने ऊपर एयर टिकट्स की आप लोग एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे सेम दूसरा एग्जाम्पल ये है कि आपने गुड्स पैक किए एंड ट्रांसपोर्ट किए, इंश्योरेंस, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स जो हुआ वो पैकिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस इज कंपोजिट सप्लाई, ठीक है। आपने ट्रांसपोर्ट किया उस गुड्स को और इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड किया, तो सप्लाई आपकी कंपोजिट सप्लाई। इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट कैन नॉट बी डन सेपरेटली, ठीक है। आप वो समझ आ रही है, ट्रांसपोर्ट तो आप अलग से नहीं कर सकते ना, इफ़ देयर आर नो गुड्स, अगर गुड्स की सप्लाई नहीं होगी तो इन केस में सप्लाई ऑफ गुड्स आर प्रिंसिपल सप्लाई। टैक्स लायबिलिटी विल बी टैक्स ऑन द प्रिंसिपल सप्लाई, जीएसटी रेट ऑन द गुड्स, यानी कि जो टैक्स की लायबिलिटी होगी वो किस पर लगेगी? सिर्फ प्रिंसिपल सप्लाई पे लगेगी। यानी जो प्रिंसिपल सप्लाई इसमें क्या था आपका, क्या था बताइए मुझे? ट्रांसपोर्ट, राइट। तो जीएसटी रेट जो होगा सिर्फ उसी पर लगेंगे। इफ़ द सेकेंड कंडीशन इज़ नॉट फुलफिल्ड इट बिकम्स अ मिक्स सप्लाई। और अगर सेकेंड कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हुई, यानी ये वाली, तो आपको मिक्स सप्लाई की टैक्स लगेंगे। So mixed supply under GST means 2 or more individual supplies of goods or services or any combination made together with each other by a taxable person for a single price, ठीक है। मिक्स सप्लाई का मतलब होता है जीएसटी के अंदर कि 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ गुड्स, ठीक है। इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ गुड्स बोलो यहाँ पे, एनी कॉम्बिनेशन, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है, मेड टुगेदर विथ ईच अदर, किसके द्वारा? टैक्सेबल जो पर्सन है उसने इनको एक दूसरे के लिए ही मेड मतलब बना के रखा है फॉर अ सिंगल प्राइस, एक ही प्राइस पर, तो वो हमारी मिक्स सप्लाई हुई। ईच ऑफ दीज आइटम्स कैन बी सप्लाइड सेपरेटली एंड इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर। तो आप इसे जो है सेपरेटली भी सप्लाइड कर सकते हैं, ये डिपेंडेंट नहीं है अदर पर। इट शैल नॉट बी मिक्स सप्लाई इफ़ दीज आइटम्स आर सप्लाइड सेपरेटली। अगर आपने उस आइटम को सेपरेटली सप्लाइड किया है तो फिर वो मिक्स सप्लाई के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी। फॉर टैक्स अंडर जीएसटी अ मिक्स सप्लाई कॉम्प्रिहेंसिंग 2 और मोर सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ दैट आइटम द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। तो मिक्स सप्लाई अगर आप करते हो, 2 या 2 से ज़्यादा सप्लाईज करते हो, तो वो ट्रीटेड किया जाएगा सप्लाई ऑफ अ मिक्स विद द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स, ठीक है। ये ध्यान रखना कि इस पर ज़्यादा टैक्स रेट लगता है। Illustration in revised GST law, a supply of a package consisting of canned foods, sweets, chocolates, cake, dry fruits, aerated drink, and fruit juice when supplied for a single price is a mixed supply. All
कैन बी सोल्ड सेपरेटली। ठीक है, तो अगर आप जैसे कोई सप्लाई पैकेज है जिसके अंदर आपने कैन फूड्स, स्वीट्स, चॉकलेट्स, केक, ड्राई फ्रूट्स या फिर ड्रिंक या फ्रूट जूस सिंगल मैंने कि एक ही प्राइस में मिक्स करके बेचा है, सेल किया है, ठीक है, तो वो आपकी कन्वर्ट किस में होगी, मिक्स सप्लाई में। लेकिन अगर आपने उसे सोल्ड सेपरेटली किया है तो फिर उस पर अलग अलग टैक्स लगेंगे। पर लेकिन अगर आपने उसे मिक्स सप्लाई के अंदर कन्वर्ट किया तो वो ज़्यादा हाईएस्ट रेट ऑफ क्या होगा, सप्लाई का होगा, मिक्स सप्लाई। एज्यूमिंग एडिटेड ड्रिंक हैव अ हाईएस्ट जीएसटी रेट, एडिटेड ड्रिंक्स विल बी द रेट treated as principal supply, right? So is the illustration of composite supply are as follows: supply of laptop carry case, ठीक है। सेकेंड है सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द सेम। तो ये सारी मिक्स्ड के एग्जाम्पल्स दे रहे। सप्लाई ऑफ रिपेयर सर्विसेज ऑन कस्टम कंप्यूटर अलॉन्ग विथ रिक्विसाइड पार्ट्स, सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज अलॉन्ग विथ मेडिकमेंट्स। तो ये सभी चीज़ें आप मिक्स सप्लाई के थ्रू देख सकते हो पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये मिक्स सप्लाई ही है। तो जैसे हमने ऊपर बात की थी कि सप्लाई के डेफिनेशंस में कि शेड्यूल 1 के अंदर क्या चीज़ें जो हैं कंसिडर की जाएगी एज अ सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। तो जानते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट स्टेप, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। कोई परमानेंट ट्रांसफ़र है या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स है जहाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो अवेल नहीं करती एसेट्स पर, तो वो आपकी सप्लाई मानी जाएगी विदाउट कंसिडरेशन। सेकेंड है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टेंट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 व्हेन मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यानी कि कोई भी रिलेटेड पर्सन है या डिस्टेंट पर्सन है, उन्होंने स्पेसिफाई किया है सेक्शन 25 का, तो उनके ऊपर भी शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग सप्लाई का टैक्स लगेगा। ठीक है, प्रोवाइडेड डेट गिव्स नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज़ इन वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अगर जैसे गिफ्ट्स है, गिफ्ट अगर आपके जो प्राइस है 50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इन अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, वरना वो चाहे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ही क्यों ना दिया हो, पर लेकिन वो शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, राइट। Supply of goods by a principal to his agent where the agent undertake to supply such goods on behalf of the principal। कोई भी प्रिंसिपल अपने एजेंट को अंडरटेक करता है सप्लाई ऑफ गुड्स का बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल के बिहाफ पर, या फिर बाय द एजेंट टू हिज प्रिंसिपल, या एजेंट ने प्रिंसिपल को अंडरटेक के रिसीव द गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वो किसके अंदर इंक्लूड की जाएगी, शेड्यूल 1 के अंदर। इम्पोर्ट सर्विसेज बाय टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इम्पोर्ट सर्विसेज अगर टैक्सेबल पर्सन के रिलेटेड है, रिलेटेड पर्सन से अदर इस्टेब्लिशमेंट्स के साथ जो कि आउटसाइड इंडिया है, तो वो भी जो है ट्रीटेड किया जाएगा शेड्यूल 1 के अंदर एज अ सप्लाई। सेकेंड है हमारा शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जो ट्रीटेड किया जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फर्स्ट है ट्रांसफ़र। और ट्रांसफ़र एनी ट्रांसफ़र ऑफ द टाइटल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, अगर कोई भी अपने टाइटल जो है गुड्स और सर्विसेज का ट्रांसफ़र किया है तो वो भी इंक्लूडेड है। Any transfer of rights of goods of undivided share in goods without the transfer of title thereof is a supply। या फिर आपने कोई भी अनडिवाइडेड शेयर्स है गुड्स का विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल, यानी कि आपने उसका टाइटल जो है वो ट्रांसफ़र नहीं किया, तो वो भी कंसिडर किया जाएगा हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर शेड्यूल 2 के अंदर। एनी ट्रांसफ़र ऑफ द टाइटल ऑफ गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट, ओके, which stipulates that property in goods shall pass at a future date upon the payment full consideration as agreed the supply of goods। यानी कि आपने एग्रीमेंट बना लिया कि आप इस पर्टिकुलर डेट पे इस गुड्स का ट्रांसफ़र करेंगे अपने किसी भी पार्टनर को, तो वो फ्यूचर डेट जो होगी और फुल कंसिडरेशन वहाँ से सप्लाई का माना जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग्स, ये भी एक सेकेंड है। एनी लीज, tenancy, easement, license to occupy land is a supply of services।
कोई भी लीज हो, कोई भी टेनेंसी हो, एजमेंट हो या लाइसेंस हो लैंड का, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी। एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग इंक्लूडिंग अ कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर अ बिजनेस और कॉमर्स इधर होली और पार्शली द सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यानी आपने कोई भी लीज पर या लेटिंग आउट बिल्डिंग इंक्लूड हो, चाहे कमर्शियल पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के लिए, फॉर अ बिजनेस और कॉमर्स पर्पस, चाहे वो होल यानी पूरी हो या हाफ हो आपकी बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व, वो आपको सप्लाई सर्विसेज के अंदर इंक्लूड की जाएगी। और क्या चीज़ें हैं? ट्रीटमेंट और प्रोसेस ऑफ जॉब वर्क, वो भी सर्विसेज के अंदर इंक्लूड है। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड बाय ऑर्डर द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन carrying on the business so as no longer the form part those assets with whether or not for a consideration such transfer or disposal as a supply of goods by a person। कोई भी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट्स हो सकता है बिजनेस का जो ट्रांसफ़र या डिस्पोज किया गया है अंडर द डायरेक्शन, ठीक है, बाय अ पर्सन कैरिंग, जो भी कैरी कर रहा था उस बिजनेस को, फॉर अ लॉन्गर दे सो एज नो लॉन्गर फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ दोज एसेट्स, तो वो उस पार्ट का ज़्यादा समय तक जो है पार्ट एसेट्स का वो पार्ट नहीं बन पाएगा, वेदर चाहे उसमें कंसिडरेशन हो या ट्रांसफ़र और डिस्पोजल हो। ये जो सप्लाई ऑफ गुड्स है वो पर्सन के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। ना शेड्यूल 2 के अंदर और क्या चीज़ें हैं? वेयर बाय और अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस गुड्स हेल्ड और यूज्ड फॉर अ पर्पस ऑफ द बिजनेस आर पुट टू एनी प्राइवेट यूज़ और यूज or made available to any person for use for any purpose other than a purpose of the business whether or not a consideration the usage of making available of such goods is a supply of services। कोई भी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग जो बिजनेस कैरी कर रहा है वो पर्सन, उन्होंने वो जो गुड्स था वो प्राइवेट यूज़ के लिए यूज़ किया हो किसी भी चीज़ के लिए, वो आपकी सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर कंसिडर किया जाएगा, चाहे आपने कंसिडरेशन ली हो या नहीं। वेयर एनी पर्सन सीज टू अ टैक्सेबल पर्सन फॉर एनी गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट्स एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाइड बाय हिम इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस इमीडिएटली बिफोर ही सीज टू अ टैक्सेबल पर्सन। कोई भी पर्सन टैक्सेबल पर्सन सीज हो रहा है तो सीज़ होने से पहले जो भी उसने एसेट्स के ऊपर सप्लाइड की होगी उन सभी का इमिडिएटली बिफोर ही सीज यानी उसके सीज होने से पहले उन सभी पे चार्ज लगेगा। द बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन, पर ये भी होना चाहिए कि जो पर्सन सीज हो रहा है तो उससे बिजनेस पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी वो जो बिजनेस है वो गोइंग कंसर्न जो प्रिंसिपल है उस पर बेस्ड होकर अनदर पर्सनस के थ्रू चलना चाहिए। सेकंड, द बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, तो जो भी वो बिजनेस कैरी आउट कर रहा है वो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, तो वो टैक्सेबल पर्सन माना जाएगा। सो शेड्यूल 2 के अंदर और क्या चीज़ें एक्टिविटीज़ जो हैं वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडेड की जाएगी। फर्स्ट है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर रेंट ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट thereof इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग इंटेंड फॉर सेल ऑफ बायर होली और पार्शली एक्सेप्ट वेयर द इंटायर कंसिडरेशन हैज़ बीन received after issuance of completion certificate where required by the competent authority or before its first occupation whichever is earlier। मीनिंग डैट कि जब कोई कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर या उसका कोई पार्ट बनाया जा रहा हो, चाहे वो पूरा हो जाए या हो रहा हो, तो उस कंस्ट्रक्शन को जीएसटी के अंडर सप्लाई माना जाएगा। लेकिन अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देती है मिलने के बाद या उस बिल्डिंग में पहली बार किसी के रहने, ठीक है, से पहले पूरा पैसा मिल गया हो तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। फॉर टेकिंग एग्जाम्पल, अगर बिल्डर ने एक फ्लैट बनाया और उसे बेच दिया और बायर ने पैसा कॉम्प्लीशन जो सर्टिफिकेट है उससे पहले ही दे दिया तो जीएसटी लगेगा, पर अगर बायर ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद पैसा दिया तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, नाउ गोइंग टू नेक्स्ट पॉइंट।
टेम्पररी ट्रांसफ़र और परमिटिंग टू यूज़ और इन्जॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि टेम्पररी आपने किसी ट्रांसफ़र किया या परमिटिंग किया या यूज़ किया या इन्जॉयमेंट किया कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, तो हमारा सप्लाई सर्विसेज के अंदर कंसिडर किया जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जैसे कि आपकी कॉपीराइट होगी, ट्रेड राइट्स होंगे, ठीक है, ये ट्रेडमार्क्स, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है डेवलपमेंट, डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडेप्टेशंस, अपग्रेडेशन, इन्हांसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर। कोई भी डेवलपमेंट, डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग, कंस्ट्रक्शन, एडेप्शंस या कोई भी अपग्रेडेशंस, इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर, वो सभी आपकी सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर इंक्लूड की जाएगी। एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन टू डू एन एक्ट and transfer of the right to use any goods or for any purpose whether or not for a specified period for cash, deferred payment or other valuable consideration। तो मीनिंग दैट कि कोई भी आपने एग्री की या आपने ऑब्लिगेशन इफेक्ट की रिफ्रेन की एक्ट के अगेंस्ट या टॉलरेट या किसी चीज़ का या सिचुएशन ऐसी क्रिएट की, ठीक है, या फिर आपने ट्रांसफ़र किया राइट को कि यूज़ ऑफ गुड्स फॉर एनी पर्पस, ठीक है, चाहे स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, ठीक है, चाहे वो कैश में हो या डेफर्ड पेमेंट्स हो, कोई भी वैल्यूएबल कंसिडरेशन हो उसके अंदर, तो वो सभी चीज़ें आपके सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर इंक्लूड होगी। सो कंपोजिट सप्लाई, द फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, नेमली अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट एज डीम्ड इन क्लॉज 109 इन सेक्शन 2, यानी कि कंपोजिट सप्लाई के अंदर ये सभी चीज़ें भी और ट्रीटेड की जाएंगी एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज की तरह। जैसे कोई भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट है जो कि डिफ़ाइन किया गया हो क्लॉज 109 के अकॉर्डिंग, 119 के अकॉर्डिंग और सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग, सप्लाई बाय वे ऑफ पार्ट ऑफ एनी सर्विसेज और एनी अदर मैनर व्हाटसोएवर of goods being food or any other article of for human consumption or any drink other than alcoholic liquor or human consumption where such supply of service in cash, deferred payment or other valuable consideration, ठीक है, यानी कि आपने कोई भी सर्विसेज के पार्ट हो, ठीक है, व्हाट्सएवर वो गुड्स हो या कोई भी बीइंग अ फूड आर्टिकल ही क्यों ना हो फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पर इसमें अल्कोहलिक लिक्वर जो है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपने कोई भी सर्विसेज ली, ठीक है, सप्लाई सर्विसेज कैश में ली या डेफर्ड पेमेंट्स में ली, ठीक है, तो वो आपकी कंसिडर की जाएगी कंपोजिट सप्लाई के अंदर। जैसे आप ये एग्जांपल जो वो रेस्टोरेंट से रिलेटेड है। The following shall be treated as supply of goods by any unincorporated association or body of person to a member therefore cash, deferred payment or other valuable consideration, यानी कि कोई भी आपने अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन से या बॉडी ऑफ पर्सन से, मेंबर से कोई भी कैश या डेफर्ड पेमेंट से या वैल्यूएबल कंसिडरेशन की सप्लाई ऑफ गुड्स की, तो वो भी आपकी कंपोजिट सप्लाई के अंदर इंक्लूड होगी। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंपोजिशन स्कीम्स। तो आइए जानते हैं हम आगे फर्दर कि कंपोजिशन स्कीम्स क्या क्या हैं। सो कंपोजिशन लेवी सेक्शन 9 ऑफ मॉडल जीएसटी लॉ ऑप्शनल स्कीम है। बेसिकली जो कंपोजिशन स्कीम्स है वो आपके लिए ऑप्शनल है इन अ जीएसटी, ठीक है। पे एन अमाउंट इन लिeu ऑफ टैक्स, मिनिमम रेट टू बी 2% ऑफ द टर्नओवर इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर। ये 2% है अगर आप कोई मैन्युफैक्चरर्स कंपनी हो, ठीक है, उनका टर्नओवर के लिए, 1% है फॉर द अदर केसेस और 5% है कोई भी रेस्टोरेंट सर्विसेज पे। नो टैक्स टू बी कलेक्टेड, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल। इसमें आपको कोई भी टैक्स कलेक्टेड नहीं होगा, ना ही कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है। तो कंपोजिशन लेवी आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको एक बार और रिपीटेडली समझाती हूँ कि ये है क्या, सिंपल लैंग्वेज में। देखो, कंपोजिशन सिंपल लेवी एक सिंपल टैक्स स्कीम है जो स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए बनाई गई है, ठीक है। इसका मेन पर्पस है कि टैक्स कंप्लेंट्स आसान बनाना और पेपर वर्क और जो रिटर्न फाइलिंग्स है उसको इनके लिए काफ़ी इजी बनाना, ठीक है। छोटे जो बिजनेसेस हैं जिनको जीएसटी के रूल्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगेंगे उनको कॉम्प्लेक्सिटी से बचाना। लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अगर एक लोकल किराना स्टोर की एनुअल टर्नओवर ₹80 लाख है तो वो कंपोजिशन स्कीम चूज़ कर सकता है और उसे सिर्फ 1% टैक्स देना होगा अपने टर्नओवर पे बिना कॉम्प्लेक्स जीएसटी कैलकुलेशंस के। सो कंडीशंस क्या है कि आप किस तरह कंपोजिशन लेवी जो स्कीम्स है वो
अडॉप्ट कर सकते हो। फर्स्ट है परमिशन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर रिक्वायर्ड, इसमें परमिशन रिक्वायर्ड है प्रॉपर ऑफिसर्स की। सेकंड इज रजिस्टर्ड पर्सन होने चाहिए। थर्ड इज जो आपका एग्रीगेट टर्नओवर है वो लेस देन होना चाहिए 75 लाख से। और एग्रीगेट टर्नओवर किस तरह आप कैलकुलेट करोगे, वैल्यू ऑफ सप्लाईज यानी टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल प्लस एग्जम्प्ट और प्लस एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ को, उसमें से आप माइनस कर दोगे वैल्यू ऑफ आरसी में सप्लाईज, ठीक है, इनवर्ट सप्लाईज, और फिर उसमें से लेस कर दोगे आप टैक्स अंडर जीएसटी। तो नो कंपोजिशन ऑप्शन इन द फॉलोइंग स्पेसिफिक केसेस, कोई भी कंपोजिशन ऑप्शन अगर नहीं मिलेगा। इन एनी ऑल सर्विसेज इंक्लूड जीएसटी गुड्स ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है, गुड्स सप्लाइड नॉट टैक्सेबल गुड्स। सेकेंड थिंग इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाईज, ठीक है, थ्रो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, नोटिफाइड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सप्लायर्स। अगर इफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑल इंडिया बेसिक्स ऑफ प्रीसीडिंग ईयर्स यानी कि पहले फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 75 लाख, इफ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 75 लाख, नो कंपोजिशन ऑफ द फॉलोइंग डे, तो कोई कंपोजिशंस आपको नहीं मिलेंगी अगर आपका जो टर्नओवर है वो 75 लाख से ज़्यादा हुआ तो कुछ पॉइंट्स जो है वो आपको नोट डाउन करके रखने होंगे। पहला है कि जब कंपोजिशन होल्डर ऑल्सो लायबल टू आरसीएम ट्रांजैक्शन एट नॉर्मल रेट्स, जो कंपोजिशन होल्डर है वो लायबल है कि वो आरसीएम ट्रांजैक्शन जो है वो नॉर्मल रेट्स पे कर सकता है। नो आईटीसी अवेलेबल ऑन टैक्स पेड अंडर आरसीएम, कोई भी आईटीसी अवेलेबल नहीं है टैक्स पे करने के अंडर आरसीएम में। थर्ड की कंपोजिशन स्कीम जो पैन के बेस्ड पे होनी चाहिए, पैन बेस्ड यानी पैन नंबर जो आपका है उसके बेस्ड पे। दस अ डीलर शैल एदर ऑप्ट फॉर कंपोजिशन ऑन ऑल ऑफ हिज बिजनेस वर्टिकल्स रन अंडर द सेम पैन ऑल अक्रॉस द कंट्री और पे टैक्स एट नॉर्मल रेट्स ऑन ऑल। या तो जो पैन कार्ड है यानी जो पैन के बारे में बताया गया है वो ऑल ओवर कंट्री का होगा, यानी कि आपका एक एक पैन कार्ड होता है जो ऑल ओवर कंट्री यूज़ होता है, ठीक है। सेकेंडली पे टैक्स एट नॉर्मल रेट, या आप जो नॉर्मल रेट्स है उसके अकॉर्डिंग पे करेंगे, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एग्जम्पशंस फ्रॉम टैक्स, कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो टैक्स से एग्जम्प्ट है, ठीक है। Section 2, subsection 100, non-taxable supply means a supply of goods or services which is not chargeable to tax under this act। यानी सेक्शन 2 और सबसेक्शन 100 के अकॉर्डिंग नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब है कि जो चीज़ें टैक्सेबल नहीं होगी अंडर द एक्ट, ठीक है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 ऑफ IGST एक्ट, जीरो रेटेड सप्लाई मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, namely export of goods, supply of goods, services to seize developer और seize unit। यानी कि IGST के एक्ट के अकॉर्डिंग जो ज़ीरो रेटेड सप्लाई है उसका मतलब है कोई भी टैक्सेबल सप्लाई जो कि एक्सपोर्ट हो रही है, आप गुड्स की या सर्विसेज एक्सपोर्ट हो रही है, या फिर सेकंड थिंग सप्लाई हो रही है कोई भी सीज डेवलपर की और सीज यूनिट की, तो उसे हम कहेंगे ज़ीरो रेटेड सप्लाई। While the whole exemption list has been finalized as now, it is learned about 80 items would form part of exemption list. No GST would be applicable on it. These items include grains, non-minerals, water, पोहा, etc. तो जो एग्जामेशन लिस्ट है उसमें फाइनलाइज किया गया कि एटलीस्ट 80 आइटम जो है वो एग्जम्प्टेड है जिस पे जीएसटी जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि इसमें कुछ ऐसे ग्रेन्स हो गए, आपके नॉन मिनरल्स वाटर्स हो गए या पोहा हो गए, उन चीज़ों पे आपके जीएसटी नहीं इंक्लूड है। When a committee of official headed by Revenue Secretary Hashmukh Adhia was preparing the item-wise list of GST rates, sources said that more than 16,000 representation were received seeking exemptions at lower rate of GST। जब कमेटी के जो ऑफिशियल्स हेड है रेवेन्यू सेक्रेटरी जो कि है हशमुख आधिया, उन्होंने प्रिपेयर किया इस आइटम वाइज लिस्ट को जीएसटी रेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सोर्सेज जो निकले कि मोर देन 16,000 जो रिप्रेजेंटेशंस है वो रिसीव्ड हुए कि चीज़ें जो हैं वो एग्जम्पशन है या फिर वो जो जीएसटी रेट है वो कम है। Common item exempted by a central and state include breads, egg, meals, vegetables, cereals, books and so on. These will continue to be exempted। यानी कुछ आइटम्स जो हैं वो सेंट्रल और स्टेट लेवल्स में एग्जेम्प्टेड है, जैसे कि आपके ब्रेड्स हो गए, एग हो गए, मिल्क हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, क्रियल्स हो गए, बुक्स हो गई, सॉल्ट हो गई। इन चीज़ों के ऊपर जो टैक्स है वो नहीं है और ये आगे भी कंटिन्यू रहेंगे एग्जेम्प्टेड, ठीक है।
अब क्या क्या हमारे पास एग्जेम्प्ट सर्विसेज हैं। द जीएसटी काउंसिल इन इट्स मीटिंग ऑन 19 May 2017 broadly approved the list of services exempted from the levy of GST in principle existing under service tax law. List of exempt services by mega exemption coupled with negative list of services as per section 66D of Financial Act 1994 forms ingredients of exemption list of services under GST। तो जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी 19 मई 2017 को, उसमें अप्रूव किया गया कि क्या क्या चीज़ें जो सर्विसेज हैं वो एग्जम्प्ट की गई हैं जीएसटी में से। ठीक है, जो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो एग्जिस्टिंग लिस्ट थी उसमें से क्या चीज़ें उन्होंने एग्जम्प्ट की है, नेगेटिव जो लिस्ट थी सर्विसेज की एज पर 66D के अकॉर्डिंग फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग, उनमें से क्या चीज़ें जो है एग्जम्प्ट थी सर्विसेज की अंडर जीएसटी। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या एग्जम्पशन सर्विसेज है इन जीएसटी। फर्स्ट है सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस, नॉन कमर्शियल रेंटिंग सर्विसेज। ऐसी सर्विसेज जैसे आप अगर अपना कोई भी हाउस रेंट पर दे रहे हो फॉर लिविंग फॉर हिज फैमिली, तो वो सही है। लेकिन अगर आप वही जो हाउस है वो किसी को रेंट पर दे रहे हो फॉर कमर्शियल पर्पस, तो आपका जीएसटी लगेगा। पर लेकिन अगर आप किसी नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए वो रेंट दे रहे हो तो उस पर जो जीएसटी वो एप्लीकेबल नहीं है, वो एग्जम्प्ट है सर्विसेज से। नेक्स्ट हमारे पास है सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द यूनाइटेड नेशन और स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो यूनाइटेड नेशंस को या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो भी एग्जम्प्टेड है सर्विसेज से। नेक्स्ट है सर्विसेज बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, 43 ऑफ 1961 बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज़। अगर आप कोई एंटिटी सर्विस एंटिटी रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12A में और इनकम टैक्स एक्ट में 1961 में कोई चैरिटेबल एक्टिविटीज़ से, तो वो भी सर्विसेज जो है वो एग्जम्प्ट मानी जाएंगी। नेक्स्ट है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। कोई भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, तो वो भी सर्विसेज आपके एग्जम्प्ट है। सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ फोक एंड क्लासिकल आर्ट ऑफ फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक और डांस। कोई भी सर्विस आर्टिस्ट है वो अपना परफॉर्मेंस यानी फोक है क्लासिकल आर्ट परफॉर्म कर रहा है, म्यूजिक डांस कुछ भी हो सकता है, या थिएटर, तो वो चीज़ें जो है वो एग्जम्प्टेड है। ठीक है। सर्विसेज बाय एन ऑर्गेनाइजर टू एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया। कोई भी ऑर्गेनाइज़र जो है, कोई भी पर्सन, वो अगर अपना बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड करता है आउटसाइड इंडिया, तो वो भी एग्जम्प्ट है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ टूर ऑपरेटर टू अ फॉरेन टूरिस्ट इन रिलेशन टू अ टूर कंडक्टेड होली आउटसाइड इंडिया। मीन्स डैट अगर कोई टूर ऑपरेटर एक फ़ॉरेन टूरिस्ट को ऐसा टूर पैकेज प्रोवाइड करता है जो पूरी तरह से भारत से बाहर होता है, जैसे यूरोप टूर, दुबई ट्रिप, ठीक है, तो ये सर्विस इंडिया के बाहर दी गई मानी जाती है। तो इसीलिए ये जो है एग्जम्प्ट होती है हमारे सर्विसेज से। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ केयर सर्विसेज। कोई भी हेल्थ केयर सर्विसेज है वो भी हमारे जो सर्विसेज से एग्जम्प्ट है। नेक्स्ट हमारा सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू अ म्यूज़ियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व और जू। मतलब जब आप म्यूज़ियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व या जू में एंट्री लेने के लिए टिकट लेते हो, तो उस पर जो सर्विस मिलती है वो क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है, यानी ये सर्विस पर जीएसटी नहीं लगता। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा सर्विस बाय वे ऑफ कलेक्टिंग और प्रोवाइडिंग न्यूज़ बाय एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया। यानी अगर कोई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट या एजेंसीज जैसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई या यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया यूएनआई न्यूज़ कलेक्ट या प्रोवाइड करती है, तो ये सर्विसेज भी जीएसटी से एग्जम्प्ट होती है, यानी न्यूज़ रिपोर्टिंग या जर्नलिस्ट के लिए टैक्स नहीं लगता। तो आइए जानते हैं अब हम शेड्यूल 3 के बारे में, जिसमें कौन सी एक्टिविटीज़ और ट्रांजैक्शन जो है वो ट्रीटेड किए जाएंगे, ना ही एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज। फर्स्ट है हमारी सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू अ एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। किसी एम्प्लॉय द्वारा एम्प्लॉयर को उसकी नौकरी के कोर्स में या उससे रिलेटेड दी गई सर्विसेज जो है वो भी ट्रीटेड नहीं की जाती एज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, एज अ गुड ऑफ सप्लाई, राइट।
थर्ड है हमारा द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज एंड मेंबर्स ऑफ अदर लोकेलिटीज़। यानी कि किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग स्टैब्लिश किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल द्वारा दी गई सर्विसेज, जैसे पार्लियामेंट के मेंबर्स हो गए, स्टेट लेजिस्लेटिव हो गए मेंबर्स, पंचायत के मेंबर्स हो गए, ठीक है, या म्यूनसिपैलिटीज़ के हो गए, या फिर अदर कोई भी लोकल अथॉरिटीज़ है, ठीक है, किए गए फंक्शन या उनकी कोई ड्यूटीज़ परफॉर्म्ड बाय एनी पर्सन हु होल्ड अ पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंस एंड प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी। मीन्स डैट कोई भी पर्सन जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के तहत किसी पोस्ट पर होता है और उससे उस कैपेसिटी के लिए दिए गए ड्यूटीज़, ठीक है, वो सब चीज़ें भी जो हैं वो ना ही ट्रीटेड की जाती है सप्लाई ऑफ गुड्स से और ना ही ट्रीटेड किया जाता है ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज से। नेक्स्ट है द ड्यूटीज़ परफॉर्म्ड बाय एनी पर्सन ऑफ चेयरपर्सन ऑफ अ मेंबर ऑफ डायरेक्टर इन अ बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अ स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी who is not deemed to as an employee before the commencement of this clause। कोई भी पर्सन जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी द्वारा स्टैब्लिश्ड बॉडी में चेयरपर्सन, मेंबर या डायरेक्टर होता है और जिससे इस क्लॉज को शुरू होने से पहले एम्प्लॉय नहीं माना जाता, तो वो सब चीज़ें जो हैं नहीं ट्रीट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सर्विसेज ऑफ फनरल बरियल कैरेमोट्रियम ऑफ मॉर्टरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिजीज्ड। यानी कोई भी फर्नल एक्टिविटी है, बरियल है, क्रीमोटोरियम है या कोई भी हमारा मॉर्टरी है जिसमें सर्विस इंक्लूड होती है डिसीज़ की ट्रांसपोर्टेशन की, तो वो भी जो सर्विसेज है वो इंक्लूड नहीं की जाती है इसमें। नेक्स्ट है हमारा सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट ऑफ क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग। यानी लैंड की सेल और शेड्यूल 2 के पार्ट पैराग्राफ नंबर 5 के क्लॉज के अकॉर्डिंग सेक्शन बी के अनुसार बिल्डिंग की सेल जो है वो भी कुछ क्लॉज में नहीं इंक्लूड की जाती है। लास्ट हमारा इसका पॉइंट है एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। यानी कि कोई भी एक्शनेबल क्लेम है किसको छोड़ के, लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग्स को छोड़ के जो भी हमारा बाकी एक्शनेबल जो क्लेम है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है। आप ये मत समझिए कि लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग पर जो है वो टैक्स एग्जम्प्ट है, नो, इनके ऊपर तो हाईएस्ट टैक्स है, ठीक है। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग है इसके ऊपर टैक्स लगता है, पर लेकिन इसके अलावा जो कोई एक्शनेबल क्लेम्स है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। तो जैसे पैराग्राफ 2 बोला गया था यहाँ पे ऊपर, तो उसमें जो कोर्ट वर्ड आया था, तो कोर्ट का मतलब सभी से है, ये नहीं कि किसी एक सिमिलर कोर्ट, इसमें सभी कोर्ट इंक्लूड है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, राइट। आपके नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे एक जीएसटी रेट जिस पे 0% टैक्स है जो एग्जेम्प्टेड है टैक्स रेट से। आइए देखते हैं कौन कौन से आइटम्स है जो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम द टैक्स रेट जिस पे 0% टैक्स है। सो इसमें फर्स्ट है आपका गुड़, मिल्क, एग, कर्ड, लस्सी, अनपैक्ड पनीर, कोई नेचुरल हनी, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, आटा, बेसन, वेजिटेबल ऑयल, प्रसाद, कॉमन सॉल्ट, कंस्ट्रक्टिव ब्रेड, भिंडी, वर्मिलियन स्टैम्प, जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटेड बुक्स, बैंगल्स एंड हैंडलूम्स, इन सभी पे 0% टैक्स रेट है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, रिवर्स चार्ज अंडर जीएसटी। अब कौन से ऐसे आइटम्स है जिस पे रिवर्स चार्ज है जीएसटी में। Reverse charge mechanism in India is a country where there are organized, partly organized and unorganized sector which require continuous monitoring for better tax compliance and coverage to carry out the functions smoothly. The government has introduced reverse charge mechanism. तो इंडिया जैसे कंट्री में ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर हो या पार्टली ऑर्गेनाइज्ड हो, अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर्स हैं उसमें कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करने के लिए टैक्स कंप्लायंस को, बेसिकली कवरेज को, तो ये फंक्शंस जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। व्हाट इज़ रिजर्व चार्ज इन जीएसटी। अब जीएसटी में रिजर्व चार्ज क्या होता है। रिवर्स चार्ज मीन्स द लायबिलिटी टू पे द टैक्स
by a person receiving goods or services instead of a person supplying of goods or services in respect of specified categories of supplies. In India, the concept of reverse charge under GST being introduced, which is already present in service tax. Reverse charge under GST may be applicable for both services as well as goods. Currently, there is no reverse charge mechanism in supply of goods. देखिए, मैं आपको नॉर्मल वर्ड्स में बताती हूँ कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब होता है उल्टा चार्ज सिस्टम। इन नॉर्मली जीएसटी में टैक्स सप्लायर यानी जो बेच रहा होता है उसे देना होता है, लेकिन रिवर्स चार्ज में बायर जो खरीद रहा होता है उसको टैक्स पे करना पड़ता है। मतलब जो सर्विस या गुड्स आप ले रहे हो उसको आपको जीएसटी देना होगा गवर्नमेंट को, ठीक है, ना कि सप्लायर देगा, राइट। नीचे एक से एग्जाम्पल दे रखा है। अ मैन पावर सप्लायर्स ऑफ कंपनी ABC हैज़ प्रोवाइडेड सर्विसेज टू कंपनी XYZ। ठीक है, यहाँ पे सप्लायर कौन है? कंपनी ABC। उसने क्या सर्विसेज किसको प्रोवाइड की? XYZ को। बिल चार्ज 1 लाख एंड टैक्स लाइबिलिटी एजम्पशन इज 15,000। ठीक है, तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं टैक्स लाइबिलिटी कैसे हुआ, 1 लाख का 15%, राइट। Services provided company ABC will send a bill 1 lakh mentioning that the service tax will be bear by the receiver। तो इसमें क्या हुआ, जो बिल चार्ज हुआ वो 1 लाख का था और जो टैक्स लाइबिलिटी थी वो 15,000 की। तो अब ये टैक्स लाइबिलिटी कौन पे करेगा? ये पे करेगी XYZ कंपनी टू द गवर्नमेंट, राइट। अगर आपको इस एग्जाम्पल से समझ नहीं आया तो मैं आपको एक फर्दर एग्जाम्पल अपने से लेके बताती हूँ। आपने कोई एडवोकेट लिया, ठीक है, एडवोकेट, तो उसमें आप लीगल सर्विस ली किसी एडवोकेट से। आप नॉर्मली एडवोकेट को जीएसटी चार्ज करना चाहिए, गवर्नमेंट को जमा करना चाहिए, लेकिन लीगल सर्विसेज पर RCM यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लागू होता है। तो अब एडवोकेट जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, आप यानी कि क्लाइंट को इस लीगल सर्विसेज पर जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा कैलकुलेट करके। लेट सपोज जो एडवोकेट है उसकी फ़ीस जो है वो 10,000 है, ठीक है, और जो जीएसटी हुई वो थी आपकी 18% की। तो 10,000 का 18% कितना हुआ? 1800, ठीक है। तो अब जो 1800 है ये क्लाइंट पे करेगा टू द गवर्नमेंट एज अ जीएसटी, ठीक है। तो ये था हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो देखिए, मैंने आपके लिए डिफ्रेंशिएशंस भी करके देखा है कि डायरेक्ट चार्ज मैकेनिज्म अंडर जीएसटी किस तरह है और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जैसे कि यहाँ पे देखो, रिसिपेंट्स पे फॉर गुड्स सर्विसेज एंड वेल एज टैक्स। तो सप्लायर क्या करता है, वो डिपॉजिट द टैक्स टू द टैक्स अथॉरिटी। इन दिस मैकेनिज्म रिसिपेंट्स पे टैक्स टू सप्लायर एंड सप्लायर पे टैक्स टू द अथॉरिटी, राइट। तो इसमें आपको पता चल गया कि किस तरह सप्लायर ने जो है डिपॉजिट किए टैक्स अथॉरिटी को। बट इन केस अब क्या होता है, यहाँ पे रिसिपेंट्स जो है, जो माल परचेज कर रहा है वो क्या करे, पे फॉर गुड्स, उसने गुड्स और सर्विसेज दी सप्लायर को। बट इसमें क्या हुआ, जिसने ली सर्विस उसने पे किया टैक्स टू द अथॉरिटी। तो ये हुआ हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो क्या क्या सिचुएशन है अंडर विच रिवर्स चार्ज कैन बी अप्लाइड। फर्स्ट है सर्विस थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर। कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर सर्विस है उस पर अप्लाई होता है हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अनरजिस्टर्ड डीलर डीलिंग टू अ रजिस्टर्ड डीलर। अगर कोई अनरजिस्टर्ड डीलर है जो सेल कर रहा है रजिस्टर्ड डीलर को, तब भी आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है अप्लाई होगा। रिवर्स चार्ज अंडर जीएसटी ऑन सर्विसेज। CBEC हैज़ नोटिफाइड द लिस्ट ऑफ सर्विसेज ऑन विच टैक्स शैल बी पेड टू बाय द रिसिपेंट ऑन 100%। यानी कि CBEC के अकॉर्डिंग ये लिस्ट जो है, इन लिस्ट के अंदर जिसमें का नाम है उन्हें 100% है कि उन्हें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का जो बिल है वो पे करना ही होगा। फर्स्ट है नॉन रेजिडेंट सर्विस प्रोवाइडर। सेकंड, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। लीगल सर्विस बाय एन एडवोकेट, अ फर्म, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज एंड स्पेसिफाइड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी। Services of a director of a company, insurance agent, recovery agent of bank, transportation services on import, permitting issue of copyright, radio taxi services to e-commerce aggregator यानी ओला या ऊबर जो है उन सभी को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जैसी जो चीज़ें हैं उस पर टैक्स पे करना 100% है।
सो ये कुछ प्रोविजंस है रिवर्स चार्ज अंडर जीएसटी के। फर्स्ट है आपका इनवॉइसिंग रूल। एवरी पर्सन हु इज पेइंग टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स चार्ज हैज़ मेंशन दिस फैक्ट इन द टैक्स इनवॉइस डेट बीइंग इशूड। अ रजिस्टर्ड person who is liable to pay tax under reverse charge, that is the buyer, has to mandatorily issue an invoice in respect of goods or services received or the supplier who is not registered। तो इन्वॉइसिंग रूल्स है इसमें प्रोविजंस की। अगर आपने कोई भी बायर से सप्लायर से गुड्स परचेज किया तो उसके बदले आपको इन्वॉइस मिलनी चाहिए, जनरेट होनी चाहिए बाय द सप्लायर, और वो उसके ऊपर सभी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए कि गुड्स के जो आपने वैल्यू, जिस वैल्यू परचेज प्राइस पे परचेज किया वो सभी चीज़ें, और टैक्स अमाउंट वो सभी। तो इनवॉइसिंग रूल्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोविजंस है। सेकंड है एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्स अंडर जीएसटी। इन जनरल अ पर्सन सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज अपॉन एग्रीमेंट turnover ₹20 lakh in a financial year exempted from paying tax, but taxpayer paying tax on the basis of reverse charge mechanism under GST are not eligible for the threshold exemptions। अगर कोई जनरल पर्सन है जिसकी जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो है वो टर्नओवर जो है उसका 20 लाख से ज़्यादा है फाइनेंशियल ईयर में, तो वो एग्जम्प्टेड है फ्रॉम पेइंग टैक्स। लेकिन वही टैक्स पेयर अगर रिवर्स चार्ज के अंडर जीएसटी के अंदर है तो वो नॉट एलिजिबल टू थ्रेशोल्ड एग्जम्पशंस, वो थ्रेशोल्ड एग्जम्पशंस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। बट अगर वो नॉर्मल जीएसटी में है तो उसे 20 लाख पे देना पड़ेगा टर्नओवर पे जीएसटी। Composition scheme under GST. In general, small taxpayer with the aggregate turnover of ₹75 lakh in a financial year are eligible to pay tax under composition scheme, but taxpayer paying tax on the basis of reverse charge are not eligible for composition schemes। अगर कोई composition schemes के अंडर है जीएसटी में जिसकी टर्नओवर जो है वो 75 लैक्स है फाइनेंशियल ईयर में, तो वो एलिजिबल है टैक्स पे करने के लिए अंडर कंपोजिशन स्कीम। लेकिन वही अगर टैक्स पेयर रिवर्स चार्ज कैटेगरी में आता है तो वो नहीं है एलिजिबल टू कंपोजिशन स्कीम। टाइम ऑफ सप्लाई, अब इसका क्या मतलब है, देखिए आप जब भी कोई सप्लाई कर रहे हो तो उस पर सभी चीज़, इन केस यू सप्लाई गुड्स व्हेन टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो आपको ये सभी चीज़ें की डेट से उस पर मैंशन होनी चाहिए। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड, डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है, डेट इमीडिएटली आफ्टर 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, ठीक है। नेक्स्ट डेट ऑफ डेबिट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, कि कब वो डेबिट हुआ बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है। तो आपको ये सभी चीज़ें ध्यान रखनी होगी एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। नेक्स्ट अगर आप कोई सर्विसेज ले रहे हो तो उस केस में आपको डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज मेंशन होनी चाहिए, उसके ऊपर डेट ऑफ पेमेंट्स मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर डेट इमीडिएटली आफ्टर 60 days है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ऑफ बाय द सेलर, तो वो भी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, और डेट ऑफ डेबिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो ये इन केस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेंशन होनी चाहिए अगर आप जो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के कैटेगरी में हो तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू लर्न सो मैनी थिंग दिस वीडियो अबाउट जीएसटी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा समारा नॉलेज हब को। तो अब ये आपको वीडियो थोड़ी लंबी लगती होगी, बट लेकिन मैंने इसमें सभी पार्ट आपके जीएसटी के यूनिट्स के सभी यूनिट से थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय।